Everyone, my name is Aparna and today we are going to continue our first chapter of geography, that is resources and development. Before starting to the chapter, please, if you are new to my channel, please subscribe it and press the bell icon for more videos like this. Now we will start our chapter from non-renewable resources. We have already studied the renewable resources in the previous classes. These resources such as iron ore, coal, mineral oil, etc. are available in limited quantities. The natural stock depletes the more we utilize them because they do not renew themselves. For example, metallic ore deposits deplete after mining and extracting the metal from them. We then have to look for new ore deposits. A day will come when we exhaust all available deposits. Even today, many mines have shut down after exhausting their stock. One such example is the Dali Rajhara iron ore mines in Chhattisgarh. ओके, व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? तो जो अपने आप को फिर से क्या है, रिन्यू नहीं कर सकता, ठीक है, अपने आप को वापस से क्या है, बन नहीं सकता, उसको उस चीज को बनने में कितने बहुत ज्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, जैसे मिलियंस ईयर्स लगेंगे उसको फिर से दोबारा बनने के लिए. एग्जाम्पल क्या है? तो आयरन ओर, मिनरल ऑयल, कोल, इन सब को बनने में निकलता है. ये क्या है, आपके अर्थ को जब हम लोग माइन करते हैं, अर्थ के अंदर से ये चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं. जब डिग किया जाता है अर्थ को, तभी हम लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पर से मिलती हैं. तो जब ये वहाँ आई कैसे हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर में कैसे आई हैं, तो इनको बहुत साल लगे हैं उनको धीरे धीरे क्या है, डेवलप होने के लिए. और अगर ये क्या हो जाएगा, यूज़ कर लेंगे, ठीक है, अगर इसको पूरी तरीके से यूज़ कर लिया जाएगा तो दोबारा हम लोग इसको क्या है, बना नहीं सकते. इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसको बनने में ही क्या है, बहुत ज्यादा साल, करोड़ों साल लग जाते हैं इनको बनने में. एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है दली राजहरा आयरन और माइंस का, जो कि छत्तीसगढ़ में है. वहाँ पर जो कंपनीज गई हैं, ठीक है, वहाँ पर कंपनी गई होंगी, उन्होंने आयरन ओर जितना उनको चाहिए था या जितना वहाँ पर अवेलेबल था वो यूज़ कर लिया. और उसके बाद में फिर वो आयरन ओर जितना उनको चाहिए था यूज़ हो गया, और अब वो क्या है, एग्जॉस्ट हो चुका है. उसका जो स्टॉक था वो क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है. वहाँ पर अब क्या है, कोई भी स्टॉक नहीं बचा है आयरन ओर का. देखिए यहाँ पर एक टेबल में मिनरल ऑयल रिसोर्सेज के बारे में दिया हुआ है. मिडिल ईस्ट में कितने रिजर्व्स हैं और कितने साल तक वो चलेंगे, ठीक है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कितने रिजर्व्स हैं, वो कितने साल तक चलेंगे. पूरे वर्ल्ड में कितने रिसोर्सेज हैं और वो कितने साल तक चलेंगे. एक एवरेज वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है. टेबल 1.1 deplete the proven global reserves for crude oil. How many years will this receive last if global consumption of crude oil continues at the current rate? They will be exhausted within 53 years. India depends on crude oil imports because the country does not have adequate proven reserves. As the global stock depletes, prices of oil will escalate. India and its citizens will have to bear the burden of higher prices. The sensible thing is to reduce consumption, use oil only when necessary, and look for alternative sources. For example, we could increase production of solar and wind energy to reduce our dependence on mineral oil. The developed nations are not concerned about the needs of developing nations, but want to control global oil reserves to protect their own interest and ensure they do not face any shortages. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, क्योंकि जो ये रिजर्व्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको क्रूड ऑयल के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, तो ये जो रिजर्व्स हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, ठीक है, या खत्म हो रहे हैं या कुछ सालों बाद ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. तो इसके लिए यहाँ पर आपको बोला गया है. इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसा कोई क्रूड ऑयल का प्रूवन रिजर्व जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग इंडिया में जो प्राइसेस रहते हैं ऑयल्स के, ठीक है, वो क्या रहते हैं, हायर रहते हैं. और
इंडिया में जो लोग हैं उनको इस हायर प्राइस का क्या है बर्डन उठाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास में कोई प्रूवन रिजर्व्स जो है वो नहीं है, और वो बाहर से जो ऑयल है, मिनरल ऑयल है, क्रूड ऑयल है, ये सब क्या है बाहर से आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जिसकी वजह से जो पेट्रोल के दाम है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या है बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं, और इसको हम लोगों को क्या है बर्डन उठाना ही पड़ता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम लोग ऑयल का जितना नेसेसरी है, ठीक है, जितना नेसेसरी है, जितना इम्पोर्टेंट है, अगर उतना ही सिर्फ यूज़ करें, और अगर हम लोग दूसरे अल्टरनेटिव सोर्सेस को ढूंढे, अल्टरनेटिव सोर्सेस मतलब ऑयल की जगह पे और क्या यूज़ किया जा सकता है, ऐसे अगर रिसोर्सेज को अगर हम लोग ढूंढते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इंडिया के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, अगर आप सोलर या विंड एनर्जी का यूज़ करके, ठीक है, सोलर और विंड एनर्जी क्या है, आपका रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। तो अगर सोलर एनर्जी, मिनरल ऑयल की जगह पे हम लोग सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज़ करके अगर हम लोग जो ऑयल का यूटिलाइजेशन उसको कम कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आगे का जो काम है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, The United States of America does not have adequate oil reserves to meet its domestic consumption, so it uses its economic and military might to gain control of the oil reserves of other countries. This policy has led to wars that have caused large scale destruction and brought misery to millions of people. अब यहाँ पर बताया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या है, उनके पास में खुद के ऑयल रिजर्व जो है वो नहीं है, ठीक है, एडिक्वेट ऑयल रिजर्व जो है वो नहीं है, जिसकी वजह से उनके जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो क्या हो जा रहे हैं, दूसरी अदर कंट्रीज के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है, अदर कंट्रीज के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजप्शन है, जिसकी वजह से क्या है वॉर जैसा माहौल या फिर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जैसा क्या है हो सकता है। Some non-renewable resources can be recycled. For example, we use bauxite to produce aluminum and aluminum utensils. We cannot renew our bauxite deposits, but we can recycle the aluminum of old utensils by melting and reusing it. ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि कुछ जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रहते हैं वो क्या किए जा सकते हैं, रिसाइकल किए जा सकते हैं, उसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स के लिए हम लोग क्या है बॉक्साइट का यूज़ करते हैं। अब बॉक्साइट और जो है बॉक्साइट डिपॉजिट जो है वो क्या हो जाएगा, अगर खत्म हो जाएगा तो हम लोग जो एल्युमिनियम के जो बर्तन हम लोग यूज़ करते हैं उसको क्या है मेल्ट करके या फिर उसको फिर से रीयूज करके उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, natural resources are the basis of development because the agriculture, mining, construction and the energy sectors depend on them, so do other sectors of the economy. The environment source function is the capacity of the environment to provide these resources. Developmental activities slow down if natural resources are polluted or overexploited and get depleted. If we do not prevent the pollution of our atmosphere, rivers and streams, and if we do not use non-renewable resources in a rational manner, we will soon exhaust our natural wealth. We need to adopt a model of development that ensures that our resources remain healthy and available to us in a long term. The environment should sustain development and continue to bring us prosperity and happiness over the years. This is what we call sustainable development. अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो है वो क्या है, हम लोग उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं, ठीक है, कैसे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसकी वजह से हम लोग क्या है इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है, हमारी इकोनॉमी भी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अगर ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है, अगर ये खत्म हो जाएंगे, अगर हम लोग इसको खत्म कर देंगे या फिर ये पॉल्यूट हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगी, आगे चल के हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको बोला जाता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी का क्या किया जाए, यूज़ किया जाए, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में हम लोगों के पास में इनफ मटेरियल हो, इनफ रिसोर्सेज हो कि आगे चल के हम लोग क्या है एक अच्छे तरीके से एक डेवलपमेंट कर सके, ठीक है, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके।
अपने आप को सस्टेन करने के लिए, ठीक है, अपने आप को सस्टेन करने के लिए हम लोग जो डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, अपने सस्टेन डेवलपमेंट क्या है? सस्टेन डेवलपमेंट जैसे कि हमारा जीवन चलाने के लिए जो डेवलपमेंट होगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या यहाँ पर से कुछ अमाउंट में हम लोगों ने क्या किया, अपना जो रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज कम किया, तो आगे आने वाले फ्यूचर में क्या है, वो जो बचा हुआ जो रिसोर्सेस होगा वो आगे की जो फ्यूचर के जो जनरेशन्स है वो यूज़ करेंगी, और फिर फ्यूचर के जनरेशन्स यूज़ करेंगे, जिसको यहाँ पर आपको बोला गया है सस्टेन डेवलपमेंट, ठीक है। अपने डेवलपमेंट को सस्टेन रखने के लिए, जारी रखने के लिए क्या है, सस्टेन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। There is no necessary conflict or contradiction between development and environment. We can have development while protecting and enriching our environment. We should not cause permanent damage to our resources in the pursuit of development. If we understand our environment better, we can manage development in a sustainable way. Environmental scientists have developed the concept of purification capacity or sink capacity, which simply means that the environment has the capacity to contain pollution up to a certain extent. For example, if we throw household waste into a river, plants and animals living in the river consume the waste. The water then remains fit for consumption. However, if we throw excessive waste in the river, the waste cannot be fully consumed by the organism in the water. The river soon turns into a polluted drain. Today, most of the rivers on which our prominent cities are situated are open gutters. The pollution does not end there. Cities also discharging chemicals that the rivers cannot digest. Detergent soap waste is one such example. It means in the water and flows out to the sea polluting it, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अंदर कुछ हद तक क्या है, कैपेसिटी है कि वो जो हमारा डस्ट पार्टिकल है, या जो हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर फेंक रहे हैं, ठीक है, घर के कचड़े हो गए या फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, अगर हम लोग उसको फेंक रहे हैं तो कुछ हद तक क्या है, वो क्या कर सकता है, उस चीज़ को प्यूरिफाई कर सकता है, उस चीज़ को क्या कर सकता है, वो प्यूरिफाई कर सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ें क्या है बहुत ज़्यादा अमाउंट में फेंकी जाएंगी तो जो एनवायरनमेंट है वो उसको क्या वो उसको नहीं ले पाएगा, ठीक है, वो उसको फिर से प्यूरिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दिया है कि अगर हम लोग कुछ थोड़े अमाउंट में वेस्ट, ठीक है, थोड़े अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, सिर्फ थोड़े अमाउंट पे अगर कुछ वेस्ट जो है वो रिवर पर डालते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हाउस होल्ड वेस्ट दिया है, रिवर पर डालते हैं या प्लांट्स या एनिमल्स पे हम लोग फेंक देते हैं, तो वो कुछ हद तक क्या है उस चीज़ को रिन्यू कर सकते हैं, उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, जो पॉल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट पे डाला जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे डाला जाए, जैसे फैक्ट्री से निकला हुआ वेस्ट मटेरियल क्या है रिवर पे आजकल बहुत पहले से ही क्या हो रहा है, थ्रो किया जाता है, तो उतने ज़्यादा अमाउंट में जो वेस्ट मटेरियल है वो रिवर क्या है फिर से उस चीज़ को प्यूरिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। यही यहाँ पर आपको बताया गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे डिटर्जेंट सोप, ठीक है, आप कई बार देखे होंगे पानी बहता है, उसमें क्या है झाग रहता है, तो वो क्या है आपका डिटर्जेंट सोप रहता है, जो कि फैक्ट्रीज वगैरह से निकला हुआ हो सकता है, या फिर कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं मिलकर उस सोप का फॉर्मेशन कर देती हैं। In villages, people burn wood in stoves, but the volume of smoke emitted by stoves is below the renewal limit of the atmosphere. On the other hand, the smoke released from factory chimneys in industrial complexes is above this limit. That is why factories pollute the atmosphere. We can prevent this pollution if we control smoke emission to below the renewable limit. Sink capacity is the capacity of the environment to absorb pollutants. When the volume of waste exceeds the sink capacity, the environment suffers long term damage. अब देखो यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, जो गांव में क्या होता है, गांव में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, लकड़ियों से खाना बनाते हैं, ठीक है, तो जब वो लोग खाना बनाते हैं तो उसमें से जो स्मोक निकलता है, ठीक है, वो क्या स्मोक जो निकलता है उसको रिन्यू करने की कैपेसिटी क्या है हमारे एटमॉस्फेयर में है। मतलब जो गाँव में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग खाना बनाते हैं चूल्हा में, ठीक है, चूल्हा में खाना बनाते हैं, वो लोग लकड़ी को डालकर
तो उसमें से जो स्मोक निकल रहा है उस चीज को अब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन जो फैक्ट्री से जो स्मोक निकल रहा है उसको अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, पॉल्यूशन जो है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब यहाँ पर सिंक कैपेसिटी के बारे में बताया गया है। सिंक कैपेसिटी क्या है, तो जितना वो पॉल्यूटेंट्स को क्या कर सकती है, अब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, क्या है, एक कैपेसिटी है, सिंक कैपेसिटी एक कैपेसिटी है जितने वो पॉल्यूटेंट्स को क्या कर सके, अब्जॉर्ब कर सके। अगर वो सिंक लिमिट से ज्यादा हो गया तो वो क्या है, आपका पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया है सिंक कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट एक्सीड्स द सिंक कैपेसिटी, द एनवायरनमेंट सफर्स लॉन्ग टर्म डैमेज। अगर सिंक कैपेसिटी से ज्यादा जो पॉल्यूटेंट्स है वो निकलते हैं तो क्या है, एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग इसके आगे का अब देखेंगे। रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब इस रिसोर्सेज को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं कि आने वाली जनरेशन्स भी क्या कर सके, उस चीज को यूज कर सके। ठीक है, वी नीड टू प्लान द यूटिलाइजेशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। दिस मीन्स मीटिंग आवर करंट रिक्वायरमेंट्स एंड कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। वी कैन अडॉप्ट द फॉलोइंग मेजर्स टू अचीव दिस बैलेंस। ठीक है, अब देखिए आने वाली जनरेशन, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको मैनेज करके चल रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन उस चीज का क्या कर सके, उस चीज को यूज कर सके, उस चीज को देख सके। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है फोकस ऑन अल्टरनेटिव सोर्सेज। अल्टरनेटिव सोर्सेज क्या होता है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अल्टरनेटिव सोर्सेज, अगर हम लोग आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पर किसी दूसरे चीज का इस्तेमाल करना, वही क्या है, आपका अल्टरनेटिव सोर्सेज है। तो अल्टरनेटिव सोर्सेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेज को यूज करके क्या है, ऐसे सोर्स को हम लोग को यूज करना है जिससे हम लोग को पॉल्यूशन भी कम हो और जो हमारा काम है वो भी क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन भी अवॉइड होगा और साथ में हमारे पास जो अल्टरनेटिव रिसोर्स है, हमारा जो काम है वो भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सोलर एनर्जी और विंड पावर का यूज करने के लिए बताया है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉस। ठीक है, अब ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल लॉस क्या है, तो देखिए ये जो फैक्ट्रीज होती है ना, फैक्ट्रीज के लिए क्या है, एक प्रॉपर लॉज बनाए गए हैं, उसका इम्प्लीमेंट करना क्या है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जरूरी कर देना चाहिए। ठीक है, कोई भी फैक्ट्रीज जो है वो इस स्टैंडर्ड के बाहर क्या ना कर सके, इस जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है उस स्टैंडर्ड को क्या करे, इम्प्लीमेंट करे, उसको जारी रखे। ठीक है, क्या क्या दिए गए हैं यहाँ पर बताया, या फिर जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल लॉस हैं और भी क्या कर दिया जाए, स्ट्रिक्ट कर दिए जाए, या फिर और भी उनको बनाया जाए ताकि जो फैक्ट्रीज है वो क्या करे, उसको फॉलो कर सके, ताकि पॉल्यूशन जो हो क्या होगा, कम हो। क्या क्या है वो लॉस, क्या क्या हो सकते हैं, तो वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड एंड रिसाइकल। ठीक है, सेग्रीगेटेड का मतलब क्या है, उसको अलग कर दिया जाए। जैसे कि स्मोक है, ठीक है, स्मोक में क्या है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे, जैसे राख हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, स्मोक में निकलती है बाहर। तो उसको क्या कर दिया जाए, फिल्टर कर दिया जाए, और अगर इसको रिसाइकल किया जा सकता है, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या करें, अलग से निकाल कर उसको दूसरे चीज़ों पे इस्तेमाल किया जाए। इंस्टॉलिंग पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट शुड बी मैंडेटरी फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है, जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है वो सारे इंडस्ट्रीज में क्या कर दिए जाए, मैंडेटरी कर दिए जाए, जरूरी कर दिए जाएं। गवर्नमेंट शुड स्टैब्लिश वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इन एवरी रीजन। ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट को क्या है, हर जगह पर, हर रीजन पर क्या करनी चाहिए, स्टैब्लिश करना चाहिए, बनाना चाहिए। इंडस्ट्रीज यूजिंग डेंजरस पॉल्यूटेंट सच एज मर्करी, क्रोमियम एक्सेट्रा शुड बी मॉनिटर्ड टू कंट्रोल देयर एमिशन। ठीक है, अगर कोई भी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉल्यूटेंट का यूज़ कर रही है, जैसे कि मरकरी या क्रोमियम, तो उनको क्या कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, मतलब उनको मॉनिटर किया जाए ताकि वो जो एमिशन है वो क्या रहे, कंट्रोल में रहे। अब देखिए लास्ट है आपका इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, इक्विटेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि क्या है,
जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है उस चीज़ को, अपने पॉपुलेशन के हिसाब से उस चीज़ को एक यूज़ किया जाए, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से यूज़ किया जाए। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपना जो रिसोर्सेस है उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक या बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे पानी है, ठीक है, तो पानी को आप क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है, अपने कंफर्ट के हिसाब से जितना हम लोग चाहते हैं उतना क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ज़्यादा पानी, कभी ज़्यादा पानी हो गया, कभी कम पानी हो गया, ठीक है। तो ये जो कंफर्ट है उसको क्या है, इक्विटेबल यूटिलाइजेशन का, रिसोर्सेज का वही मतलब है कि जितना ज़रूरी है उतना ही क्या किया जाए, उसको यूज़ किया जाए। यहाँ पर एक गांधी जी का एक कोट दिया हुआ है, द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। Every one of us need to consider how we can rationally use resources and products, ठीक है। गांधी जी का यहाँ पर एक कोट दिया हुआ है कि दुनिया के पास में सबकी नीड पूरी करने के लिए, ठीक है, जो ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए क्या है, इनफ सामान है, ठीक है, इनफ है, लेकिन किसी का ग्रीड पूरी करने के लिए, ठीक है। ग्रीड मतलब क्या होता है आपका, ग्रीड मतलब होता है आपका ग्रीड मतलब यहाँ पर है कि किसी का लालच पूरा करने के लिए, ठीक है। हमारे वर्ल्ड के पास क्या है, वर्ल्ड के पास सबकी नीड पूरा करने के लिए बहुत इनफ सामान है, लेकिन किसी के भी लालच को पूरा करने के लिए क्या सामान नहीं है, ठीक है। यही यहाँ पर आपको बोला गया है कि जितना ज़रूरी है उतना ही हम लोग क्या करें, सामान का यूज़ करें, उसी में क्या किया जा सकता है, हमारी जो रिसोर्सेस है उसको अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल हो सकता है। New opportunities and challenges in resource management, a case study. Indira Gandhi Canal Command Area. This canal starts from the Harike Barrage in Punjab. It traverses in Thar Desert and flows parallel to the Pakistan border. The length of its main canal is about 650 kilometer. If the feeder and distributed canals are included, the total length of the canal system is 9,060 km. The estimated irrigated area is about 20 lakh hectares. The irrigated area is the command area. The Thar Desert has massive sand dunes and sparse vegetation. Strong winds constantly shift the sand, so soil erosion is pronounced. In summer, the temperature rises to 50 degrees centigrade. Average annual rainfall is below 10 mm. देखिए यहाँ पर आपको एक कैनाल के बारे में बताया गया है, इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया है जो कि थार डेजर्ट में है, ठीक है, थार डेजर्ट में है और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके पैरेलली क्या है, ठीक है। उसका जो लेंथ है वो क्या है, 650 किलोमीटर है। अगर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उसको भी टोटल लेंथ पे इंक्लूड किया जाएगा तो 9,060 किलोमीटर उसका टोटल उस एरिया में क्या है, फैला हुआ है। और वो करीब 20 लाख हेक्टर को क्या करता है, इरिगेट करता है, ठीक है। 20 लाख हेक्टर ज़मीन को वो क्या करता है, इरिगेट करता है मतलब किसान जो रहते हैं वो इसी में से पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इरिगेशन के लिए ये पानी जो है वो यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर आपको सिंपली थार डेजर्ट के बारे में बताया गया है। अब देखिए ये आपका लास्ट पैराग्राफ है, डेवलपमेंट वर्क. Irrigation in phase 1 in the command area began in 1960 and in 1980. In phase 2, the canal transformed the desert into a lush and moist area. This arrested soil erosion. Afforestation and pasture development were also taken up. Where farmers earlier grew chana, bajra and jawar, intensive irrigation allowed them to cultivate wheat and cotton. Productivity increased manifold. However, excessive irrigation and intensive agriculture over the years led to problems such as water lodging and increased salinity. अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ जो थार डेजर्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, वो उसका जो फेस 1 जो इरिगेशन था वो क्या है आपका 1960 में स्टार्ट हुआ और 1980 में उसका जो फेस 2 है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। जो एरिया है वो क्या है, डेजर्ट है और पानी की वजह से वहाँ पर क्या है, मॉइस्ट हो गया, लश है और मॉइस्ट है, जिसकी वजह से वो क्या है, सॉइल इरोशन के उसमें आ गया है, बहुत ज़्यादा क्या है, सॉइल इरोशन वहाँ पर होने लग गया है, एफॉरेस्ट्रेशन भी वहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर जब यहाँ बताया गया है
कि स्टार्टिंग में जब ये फेज 1 स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त पे जो फार्मर्स थे वो चना, बाजरा, जवार जैसे क्या है, जवार जैसे उनकी खेती किया करते थे। लेकिन ये इरिगेशन वो होने के बाद में, ठीक है, फेज 2 वगैरह इरिगेशन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉइल इरोशन मॉइस्ट हो गया, जिसकी वजह से उनको क्या है, अब उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ वीट और कॉटन वहाँ पर लगा सकते हैं। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज मैनीफोल्ड, ठीक है, क्या हो गया, वो एक क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी तो है लेकिन क्या है, एक लिमिटेड प्रोडक्टिविटी हो चुकी है। और वहाँ पर अब क्या है, अगर एक ही क्रॉप आप क्या करेंगे, बार बार लगाएंगे तो क्या हो जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो सॉइल इरोशन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सॉइल्स की प्रॉब्लम आने लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।